गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट किया जाए। तो क्या आप आ चुके हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड नून। तो स्टार्ट करेंगे गाइस। लास्ट बात चल रही थी कल हमारी पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में। तो उसी बात को गाइस आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 1 मिनट के लिए सबका इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि लाइव की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो गाइज कल हम लोग बात कर रहे थे किस बारे में? पावर एंड पावर फैक्टर। करें? चलिए यहां आ जाइए। So guys, what we were talking yesterday, we were talking about the power and power factor. तो guys कल हम लोगों ने पावर के बारे में सीखा और पावर फैक्टर के बारे में सीखा। तो गाइज पावर तो हमारा हम लोगों ने सीखा 2 तरह की होती, पी एंड क्यू, जिनका 3 तरह के लोड आरएलसी से रिलेशन है। तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ गाइज। कितने एलिमेंट हैं? 3, आर एल एंड सी। और इनका रिलेशन है हमारी पावर पी एंड क्यू के करस्पॉन्डिंग, वो हम लोगों को लिखना है। तो गाइज कल आप लोगों को बताया रजिस्टर के लिए क्यू की वैल्यू 0, उसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए पी की वैल्यू 0। इंडक्टर और कैपेसिटर को किससे मतलब नहीं है? पी से। इसके लिए ये प्लस एस आता है, इसके लिए प्लस एस, और इसके लिए क्यू की वैल्यू माइनस एस। प्लस ये शो कर रहा है कि यहाँ इंडक्टर क्यू को क्या कर रहा है गाइज? एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये माइनस ये शो कर रहा है गाइज कि कैपेसिटर क्यू को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज गाइज जहां भी क्यू 0 होगी तो गाइज ध्यान रखें कौन सा पावर फैक्टर है ये? यूनिटी पावर फैक्टर। गाइज ये हमारा एट लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है गाइस? तो कल बताया हमारा करंट इसमें लैग यानी कि माइनस एंगल के साथ आता है, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर। एंड द लास्ट वन कैपेसिटर का पावर फैक्टर याद रखें गाइस। कौन सा पावर फैक्टर होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। हियर इट इज। तो आपका ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया गाइस। दिस इज। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल लोड के बारे में, 3 तरह के लोड और उनकी पी और क्यू के बारे में, ठीक है। पावर के बारे में और पावर फैक्टर के बारे में। गाइज हम लोगों ने कल पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखा था। तो गाइज पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो था वो हमारे पास था, ये टोटल पावर एस में से यूजफुल पावर पी का हिस्सा होता है। हिस्सा यानी फैक्टर। इसको ओपन करें गाइज तो फॉर्मूला हमारे पास बनकर आता है कॉस थीटा, बिकॉज पी एस का रियल पार्ट है और रियल पार्ट के लिए क्या आता है? कॉस आता है। जिसमें गाइज थीटा हमारे किसके बीच का एंगल है? वी और आई यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। गाइज अगर मैं इसे पावर नहीं इंपीडेंस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो गाइज नीचे टोटल पावर है तो टोटल इंपीडेंस जेड आता है, और पी किसके साथ डील करता है? तो आप यहां देख सकते हैं पी का वैल्यू एल और सी के लिए तो 0 था, यानी पी सिर्फ आर के साथ डील करता है, इसलिए पी की जगह हम लोग यहाँ आर लिखते हैं। तो गाइज ये हमारे पावर फैक्टर के फॉर्मूलाज हैं। क्या? या तो पावर की फॉर्म में कहूं तो पी बाई एस यानी एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, या रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस। और आपका कॉस थीटा भी इसका एक फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास किसके बीच का एंगल? वी और आई के बीच का एंगल। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ये थ्योरी क्लियर होगी तीनों टाइप के लोड की। दैट्स ओके गाइज। ये 2 चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी, ऊपर पावर और नीचे पावर फैक्टर। अब गाइज इस पावर फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि कम से कम? तो गाइज बताओ पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइज? ज्यादा से ज्यादा। उसके लिए टोटल पावर में से यूजफुल पावर का अमाउंट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं हमारी जो एक्चुअल पावर है, रियल पावर है, ट्रू पावर है पी, उसका टोटल पावर में से इसका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और गाइज इसके अमाउंट के ज्यादा से ज्यादा होने के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो गाइज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने यानी बढ़ाने का कोई तरीका है क्या? तो हाँ, इसका तरीका है। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है कि हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का कोई मेथड है क्या? तो गाइज मेथड टू इंप्रूव पावर फैक्टर, मेथड टू इंप्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का क्या मेथड है?
इम्प्रूव का मतलब बढ़ाने का। तो गाइज 3 मेथड हैं, आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं गाइज, और आपके काम का कुछ नहीं है, बस आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। सर क्या क्या नाम है? तो गाइज एक नाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका शंट कैपेसिटर। शंट क्या होता है सर? तो गाइज मैंने आपको कल 2 केस पढ़ाए थे, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज को तो सीरीज ही कहते हैं गाइज, पैरेलल को शंट भी कहते हैं। पैरेलल को ही क्या कहते हैं गाइज? शंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने सी एब्जॉर्ब लिख दिया क्या? अच्छा डिलीवर लिख देते बेटा, ये लो। माइनस का मतलब क्या था गाइज? डिलीवर, और प्लस का मतलब क्या था? एब्जॉर्ब, ठीक है। बोला कुछ और लिख कुछ और दिया, ठीक है बेटा। चलें आगे, ओके। तो गाइज हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का पहला तरीका, तो गाइज कल 2 कनेक्शन बताए थे, एक सीरीज और एक पैरेलल। गाइज सीरीज वाले को तो सीरीज ही कहते हैं, बट पैरेलल वाले को गाइज शंट के नाम से भी जानते हैं। कल मैंने आपको एक नोट करके पॉइंट लिखाया है, सारे लोड किस में कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में। तो आप लोग पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए जो नया एलिमेंट लगाओगे वो भी आपको पैरेलल में ही लगाना है, और गाइज पैरेलल को शंट कहते हैं। तो गाइज ध्यान से सुनना, हम लोग शंट कैपेसिटर यूज करके पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइज नाम याद रखें, कौन सा कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है? शंट कैपेसिटर। सर कैसे? देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को वोल्टेज और करंट का फेजर बनवाया था। गाइज बताओ, पूरे पावर सिस्टम में वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, यानी वोल्टेज का एंगल कितना है गाइज? 0 डिग्री। गाइज बताओ, ये रजिस्टर तो क्या कहता है? V और I कौन से फेज में होने चाहिए? सेम फेज में। कल इसका फेजर भी बनाया था हम लोगों ने। तो गाइज बताओ, रजिस्टर की करंट तो कहती है मैं तो यहीं रहूंगी, किसके साथ? इसको IR कह दिया हमने। IR का मतलब रजिस्टर की करंट, कहती है मैं तो V के साथ ही रहूंगी। और इस केस में बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है गाइज? 0 डिग्री। तो V और I के बीच का एंगल 0 डिग्री रख दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा। ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर है। बट हमारे घर में जितने भी लोड है गाइज, ये प्रैक्टिकली सारे इंडक्टिव लोड है। ट्यूबलाइट, कूलर, फ्रिज, एसी, व्हाटएवर, सब इंडक्टिव लोड है। गाइज इंडक्टिव लोड, इंडक्टर की करंट कहाँ होती है गाइज? तो इंडक्टर करंट लेकर आता है नीचे की तरफ। तो कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया इंडक्टर कौन से नेचर का होता है? तो इंडक्टर सर लैगिंग पावर फैक्टर देता है। लैगिंग का मतलब पीछे की आगे, पीछे। तो गाइज ये नीचे की तरफ चलेगा, यानी पीछे की तरफ चलेगा। गाइज बताओ, इसने वी और आई के बीच का फेज डिफरेंस बढ़ाया क्या? हाँ, पहले वी और आई साथ में रहते थे रजिस्टर के केस में, इंडक्टर आया और आई को कहाँ ले आया? नीचे। प्लस या माइनस, तो -90, नीचे की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब बताओ, मुझे इस करंट को वापस ऊपर लेकर आना है, क्योंकि अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया तो बेटा बताओ, यहाँ 90 रख दूं तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0, अंडा। और पावर फैक्टर की 0 वैल्यू हो गई, यानी बहुत पुअर पावर फैक्टर है। अब इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो इस IL का खात्मा करो, कत्ल। इसको कत्ल करने के लिए गाइज मैंने आपको कल ही सिखाया, जब भी इंडक्टर नाटक करेगा, कोई भी गड़बड़ करेगा, तो कौन बचाने आएगा? कैपेसिटर। तो गाइज हम लोग शंट कैपेसिटर लेकर आए। शंट इसलिए क्योंकि लोड सारा पैरेलल में होता है, तो नया एलिमेंट भी पैरेलल में ही आएगा, पैरेलल को शंट कहते हैं। बताओ कैपेसिटर का करंट, गाइज बताओ कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग। लीडिंग का मतलब इसका करंट ऊपर बनता है कि नीचे? ऊपर। कितना ऊपर? तो गाइज ये +90 ऊपर बनता है। अब सोचो, मैंने कैपेसिटर जैसे ही लगाया गाइज बताओ, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, ये बराबर का साइन है, बताओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी गाइज? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। गाइज बताओ, जो दोनों जैसे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अब हमारे पास इकलौती कौन बची है? सिर्फ IR, और वो V के साथ सेम फेज में, यानी पावर फैक्टर अगेन कितना हो गया सर? रजिस्टर का पावर फैक्टर यूनिटी। तो बताओ पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो गाइज इसका मतलब है सारे लोड कौन से लोड होते हैं? इंडक्टिव लोड होते हैं, उनका पावर फैक्टर इंप्रूव करने का तरीका है, इंडक्टर नाटक कर रहा है तो क्या लगा दो? कैपेसिटर। तो इसलिए गाइज हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन है गाइज? शंट कैपेसिटर। दूसरा दूसरा मेथड है गाइज पावर फैक्टर इंप्रूव करने का, सिंक्रोनस कंडेंसर। नाम याद रखिएगा, सिंक्रोनस कंडेंसर। ये क्या भला है सर? तो गाइस ध्यान से सुनना, सिंक्रोनस कंडेंसर का डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये होता क्या है। तो कंडेंसर तो आप लोगों ने सुना होगा, कैपेसिटर को कहते हैं।
कहते ना यार पंखे में, अरे इसका कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर का मतलब है उसका कैपेसिटर खराब हो गया है। तो गाइज ये कंडेंसर कोई और नहीं, हमारा कैपेसिटर को शो कर रहा है। सिंक्रोनस नाम क्या है? तो गाइज जब आप मशीनें पढ़ोगे, मशीन सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें आप लोगों को मशीनें पढ़ाई जाएंगी। तो एक मशीन होती है गाइज जिसको सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। सिंक्रोनस मशीन होती है गाइज। क्या होती है? सिंक्रोनस मशीन। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर प्लीज। वॉल्यूम बढ़ा दें? नाम याद करा दो सर। नाम याद करवा रहा हूँ ना मैं, वो सब मेरा काम है बेटा, वो मैं करवा रहा हूँ। तुम्हें बताओ आवाज आवाज का क्या इशू है? आवाज ठीक ही आ रही होगी ना मेरे ख्याल से। चलूं मैं? बोलो बोलो बोलो। ठीक है साहब? ओके है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर मतलब किसका जवाब दिया? ये भी साला ऑनलाइन में दिक्कत है। यस बोला किस चीज के लिए? बढ़ानी है कि ऑल ओके? अच्छा ये ठीक है ना मैसेज, ऑल ओके ठीक है। अब देखो डिस्टर्ब मत करो बेटा, समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, ठीक है? इधर आ जाओ। तो गाइज शंट कैपेसिटर समझ में आ गया होगा, है ना? शंट का मतलब होता है पैरेलल 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 पैरेलल। इंडक्टर नाटक करता है, इसलिए क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर। कंडेंसर भी गाइज कैपेसिटर ही होता है। अब सिंक्रोनस मशीन एक मशीन होती है गाइज। अब बताओ सिंक्रोनस मशीन मशीन होती है तो मशीन का एक एलिमेंट उठाया जा रहा है गाइज। तो यहाँ पर एक गाइज हम लोग मोटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर। तो इसकी डेफिनेशन आती है गाइज, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? तो गाइज सिंक्रोनस कंडेंसर की डेफिनेशन क्या है? ये एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है। क्या लिखेंगे गाइज? सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? एन ओवर एक्साइटेड। सर ये ओवर एक्साइटेड क्या होता है? देखो गाइज दो तरह के एक्साइटेशन होते हैं, एक अंडर और एक ओवर। अंडर का मतलब है कि हमारा एक्साइटेशन एक पर्टिकुलर नॉमिनल यानी आइडियल वैल्यू से कम है, तो कम है तो अंडर। और अगर हमारा ज्यादा एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन का मतलब होता है गाइस इनपुट। किसी को भी चालू करने के लिए किसी मशीन को, उस मशीन को एक्साइट करना पड़ता है। एक्साइट का मतलब होता है उसे स्टार्ट करना। तो गाइस सिंक्रोनस मोटर को हम लोग स्टार्ट करने के लिए उसको एक्साइटेशन देते हैं। तो गाइज वो एक्साइटेशन दो तरह का होता है, एक आइडियल वैल्यू से कम हो तो अंडर एक्साइटेशन, और आइडियल वैल्यू से ज्यादा हो तो ओवर एक्साइटेशन। तो गाइज ओवर एक्साइटेशन रखते हैं। सर ओवर क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा ओवर एक्साइटेड वाली मशीन लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, और हमको तो कैपेसिटर ही बनाना है, क्योंकि कैपेसिटरी पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकता है, यानी इंडक्टर का खात्मा कैपेसिटर ही कर सकता है। तो कैपेसिटर बनाना है तो कैपेसिटर का पावर फैक्टर लीडिंग है, तो लीडिंग बनाने के लिए ओवर बनाते हैं गाइस, ओवर एक्साइटेड। लैगिंग बनाना होता तो अंडर एक्साइटेड बनाते। तो आपको ये नाम याद रखना है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? तो ये क्या होता है? एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। जनरेटर नहीं बोलने का, क्या बोलने का गाइस? जनरेटर नहीं करने का, बोलने का क्या है? हम लोगों को मोटर बोलनी है गाइस। क्या बोलनी है? मोटर बोल रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर। थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये क्या मैसेज कर रहे हो भाई? हैं? सब ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है ना? प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान देनी है ना। जनरेटर इसी को बोलते हैं कि बेटा जनरेटर अलग होता है, मोटर अलग होती है। तो ये कौन है बेटा? ये हमारी मोटर है, ठीक है? जनरेटर उल्टा होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर देने के काम आता है, और मोटर मैकेनिकल पावर देती है, ठीक है बेटा? तो गाइज हम लोग एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लेते हैं जो ऑपरेट करती है ऑपरेटिंग एट नो लोड, ऑपरेटिंग एट नो लोड। ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। नो लोड का मतलब है गाइस इस मोटर के साथ कोई लोड कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? यानी मोटर के साथ कुछ कनेक्ट नहीं होगा, जो हमारा एक्चुअल लोड है वो एज इट इज कनेक्ट रहेगा। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पर ध्यान देना है। क्या सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? तो एग्जाम में साफ साफ आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा, ये वाली डेफिनेशन क्या मिलेगी? तो ये तीन नाम याद रखने हैं। ये ओवर एक्साइटेड होता है, एक अंडर होता है, एक ओवर होता है। तो ओवर होता है, ओवर 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 ओवर।
सिंक्रोनस कंडेंसर है तो सिंक्रोनस तो नाम याद रहेगा ही सही, बस ध्यान रखना मोटर होती है। कौन होती है? मोटर होती है। कौन होती है? मोटर होती है। और बताओ कौन से लोड पर काम करता है? नो लोड पर काम करता है। कौन से लोड पर काम करता है? नो लोड पर। यानी लोडेड कंडीशन है, यानी मोटर लोडेड है या नो लोडेड है? नो लोडेड है, बिना लोड के चल रही है। ये नाम आप लोगों को याद रखना है गाइस, सिंक्रोनस कंडेंसर। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक और नाम है, फेज एडवांसर। अब ये क्या बला है सर? तो गाइस इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इसका नाम याद रखना है। ये इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, बट दिस इज नॉट आस्किंग एनीवेयर। तो आप लोगों को सिर्फ ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा कायम रहे वाला किल्विश वाला काम हो गया होगा, लाइट चली गई है, तो आप लोगों को बोर्ड तो दिख ही रहा है और मेरी आवाज़ सुनाई दे ही रही है, तो ज़्यादा हल्ला मत मचाना, ठीक है। तो गाइज बताओ, नो लोड या ऑन लोड पे काम कर रहे हैं? तो नो लोड पे काम, नो लोड का मतलब है बिना लोड के काम किया जा रहा है मोटर को। तो गाइज ये 3 नाम याद रखने हैं। स्पेसिफिकली आपको सिंक्रोनस कंडेंसर की डेफिनेशन याद रखनी है। तो गाइज बताओ, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के क्या है बेटा? मेथड हैं। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के क्या हैं? मेथड हैं। तो पावर पढ़ चुके हैं कल, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और आज उसे इंप्रूव करने के ये 3 मेथड, ये 3 नाम याद रखने हैं गाइज आप लोगों को। मेरे ख्याल से तीनों नाम क्लियर होंगे गाइज, क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइज। अब गाइज पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के हम लोगों ने क्या देख लिए गाइज? मेथड भी देख लिए हैं। अब गाइज पावर फैक्टर को हम इंप्रूव तो कर देंगे, तो क्या इसका कोई फायदा निकल कर आएगा? क्या आएगा? तो गाइज क्या फायदा निकल कर आएगा, उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे एडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। हमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के क्या पढ़ने हैं गाइस? एडवांटेज पढ़ने हैं। कि क्या कोई एडवांटेज निकल कर आएगा क्या? तब तो हम पावर फैक्टर इंप्रूव करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस बहुत सारे फायदे निकल कर आते हैं। क्या फायदे निकल कर आते हैं? तो उसके लिए गाइज हमें कल का एक फॉर्मूला यूज करना होगा। गाइज बताओ, P बराबर क्या होता है? वी आई कॉस थीटा। याद है कल ये फॉर्मूला लिखवाया था? P हमारे S का रियल पार्ट है, रियल पार्ट के लिए साइन आता है कि कॉस आता है? कॉस आता है। और S का फॉर्मूला कल बताया था V इंटू आई होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो गाइज हम यहां पर हमारी P और V को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। गाइज अगर मैं एक पर्टिकुलर पावर को एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ट्रांसमिट करूं, पर्टिकुलर का मतलब कांस्टेंट पावर का कांस्टेंट वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उस केस में गाइज बताएं हमारा आई कॉस थीटा बराबर कितना होगा? तो आई कॉस थीटा बराबर होगा गाइज P अपॉन V, और P और V दोनों हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी हैं गाइज, इसलिए इनका रेशो भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो गाइज एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ट्रांसमिशन में करंट तो अपनी जगह पर है, गाइज बताओ कांस्टेंट को क्या मैं प्रोपोर्शनल कह सकता हूं? बताओ कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा गाइज? इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो गाइज ये रिलेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आई कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। या करंट और कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं गाइज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट है गाइज। बताओ हम लोग पावर फैक्टर को क्या कर रहे हैं? इंप्रूव। पावर फैक्टर का मतलब हम कॉस थीटा को इंप्रूव कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। गाइज मुझे बताओ, पावर फैक्टर जितना बढ़ाओगे सिस्टम में आपकी करंट का फ्लो उतना ही क्या होगा? कम होगा। सर ये क्या अच्छी बात है? ये बहुत अच्छी बात है गाइज। किसी भी वायर में करंट जितनी कम हो उतना बेहतर होता है। सर ऐसा क्यों? तो गाइज इसका पहला एडवांटेज हम लोग यहां से समझेंगे। गाइज बताओ, आपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करके करंट को कम कर दिया। गाइज करंट कम करने का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? तो गाइज आप सब ने अपने घरों में 2 तरह के स्विच या 2 तरह के बोर्ड देखे होंगे, जिनमें प्लग में आप अपना टी लगाते हो, यू नो, जैसे कि मोबाइल का चार्जर लगाना है। बताओ मोबाइल चार्जर में कितने पिन निकले रहते हैं? 2 पिन। अब अगर मैं आज के फास्ट चार्जर नहीं, नॉर्मल चार्जर की बात करूं, तो आपको याद है गाइस उसकी पिन काफी पतली पतली होती थी। क्यों? क्योंकि वो आते थे ज्यादा से ज्यादा 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर के आसपास के। तो गाइस करंट कम होती थी तो वायर की मोटाई भी कम होती थी।
आप लोगों ने अपने कूलर, फ्रिज, एसी, इनके प्लग देखे वो 3 पिन वाले? देखिए कितने मोटे मोटे होते हैं। मोटे मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि ये कूलर, फ्रिज, एसी ये करंट लेते हैं बेटा 10 एम्पियर, 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर। जो जितनी ज्यादा करंट लेता है उस वायर की मोटाई यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उतना ही ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है बेटा? हाँ, हीटर वाला वायर जैसे है। तो बेटा ये जो भारी भारी लोड है ना, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, हीटर है, ये बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। तो गाइज हमारे घर में 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक 5 एम्पियर वाला, एक 15 एम्पियर वाला। 15 एम्पियर वाले के होल थोड़े बड़े होते हैं, तो उनमें टीवी, कूलर, फ्रिज इनको कनेक्ट करते हैं हम। और जो नॉर्मल प्लग होते हैं उनमें हम हमारा मोबाइल का चार्जर या नॉर्मल कोई भी छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा बहुत चलाते हैं, वो 5 एम्पियर तक के होते हैं। तो कितने टाइप के बोर्ड होते हैं घर में? 2 टाइप के, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। अभी ये 6 और 16 एम्पियर के हो गए, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस वायर में जितना करंट फ्लो होगा उस वायर का मोटाई यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही ज्यादा लेना होगा। अब गाइस बताओ, आपको ट्रांसमिशन करना है, बोकारो में पावर का जनरेशन हुआ और रांची तक पावर लेकर आनी है, तो लंबाई बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा लंबाई में ट्रांसमिशन के लिए आपको वायर क्या लेना पड़ेगा? बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। तो गाइस ट्रांसमिशन में सबसे महंगी चीज होती है कंडक्टर। तो आपको कंडक्टर मटेरियल को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि ट्रांसमिशन में सबसे मेन आपकी महंगी चीज जो है वो कौन है? सर साउंड। सर क्या हो गया भाई? साउंड को क्या इशू है? क्या साउंड का इशू सबको है? साउंड में क्या दिक्कत है यार? अभी थोड़ी देर पहले भी तो पढ़ रहे थे आप लोग मैकेनिकल की क्लास है। कोई इशू नहीं है तो फिर सही तो है मेरे ख्याल से। वो सर भी पढ़ा रहे थे, मैं भी पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड कम है तो मैं क्या करूं? चिल्लाऊं फिर ऐसा? बेटा ठीक है, मैं अगर साउंड बढ़ाऊंगा तो फिर नॉइस भी बढ़ेगा एक्चुअल में, है ना? कंसंट्रेट करके सुनो। अब तुम्हारे बगल में तो डीजे बज रहा है और तुम पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? है 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास है। धीरे धीरे बोल रहे हैं बेटा, मैं धीरे नहीं बोल रहा हूं, तेजी बोल रहा हूं, है ना? तेजी बोल रहा हूं मैं, डोंट वरी। सिर्फ रिदम खराब कर रहा है वो। अच्छा चलो पढ़ो अब ध्यान से, देखो। तो बेटा बताओ, ट्रांसमिशन में सबसे महंगी चीज क्या होती है? ट्रांसमिशन के वायर सबसे महंगे होते हैं वो। तो उन वायर की, उन कंडक्टर की कॉस्ट बचाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए गाइज हम लोग क्या करते हैं? करंट कम कर दिया पावर फैक्टर इंप्रूव करके। तो गाइज बताओ, करंट जितनी कम होगी वायर का मोटाई भी उतना ही कम लेना होगा, यानी कि एरिया आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उतना ही कम लेना होगा। तो गाइज ये एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो गाइज ट्रांसमिशन के कंडक्टर का एरिया हम लोग कम कर सकते हैं। क्या कम करके? करंट कम करके। करंट जितनी कम होगी वायर उतना पतला ले सकते हो। तो बताओ कंडक्टर मटेरियल की क्या हो रही है गाइज? सेविंग हो रही है। कंडक्टर मटेरियल की सेविंग हो रही है। गाइस बताओ, अगर एरिया कम होगा तो सेविंग होगी, सेविंग होगी तो बताओ ओवरऑल गाइस ट्रांसमिशन कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? सर ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। जो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो गाइस ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का पहला एडवांटेज क्या है? कंडक्टर मटेरियल की सेविंग होती है, यानी कंडक्टर मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस होती है। दूसरा एडवांटेज पढ़ेंगे गाइस। बताओ, हम पावर फैक्टर इंप्रूव करके किसको कम किए हैं? करंट को कम किए हैं। हाँ सर, हम करंट को कम किए हैं। ध्यान से सुने गाइस, हर लाइन में जब भी पावर भेजी जाती है, मान लो बोकारो से पावर प्लांट में पावर का जनरेशन करके 10 मेगावाट पावर भेजी, बताओ रांची तक भेजी, इतनी दूर आ रही है, तो क्या पूरी 10 की 10 पहुंच जाएगी? क्या नहीं? पूरी 10 की 10 पहुंच गई, यानी कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कितनी है? 100%, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी रास्ते में कुछ ना कुछ पावर का क्या होगा? लॉस होगा।
तो गाइस ट्रांसमिशन लाइन में या किसी भी कंडक्टर में होने वाले P यानी पावर के लॉसेस का एक फॉर्मूला होता है, और गाइस पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है बेटा? आई स्क्वायर आर। तो गाइस बताओ, आपने करंट को कम किया है, आई कम होगा तो लाइन में लॉसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। और अगर लाइन में लॉसेस कम होंगे तो गाइस बताओ हमारी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं गाइस, मेरे ख्याल से नाम लिखने की जरूरत नहीं है। गाइस बताओ लाइन की एफिशिएंसी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो गाइस बताओ लॉसेस का कम होना अच्छी बात, बुरी बात? अच्छी बात। तीसरा पॉइंट पर बात करेंगे। गाइस हमारे घर में 230 वोल्ट आता है। अब अगर ये वोल्टेज डाउन चला जाए यानी कम हो जाए तो गाइस हमारे जो लाइट की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, लाइट पंखा धीरे 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 चलने लगेगा। तो गाइस सारा खेल वोल्टेज का है। और गाइस ध्यान रखना, वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड करता है वोल्टेज के ड्रॉप पर। वोल्टेज का ड्रॉप होता है लाइन में, वोल्टेज का क्या होता है? ड्रॉप। और जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, ड्रॉप का मतलब है कि गिर जाएगा, उतना ही बेकार काम है। तो हमें लाइन में वोल्टेज के ड्रॉप को रोकना होगा। तो गाइस ध्यान से सुने, पावर फैक्टर इंप्रूव करके हमने करंट को कम किया। इस करंट के कम होने की वजह से गाइस लाइन में होने वाले वोल्टेज के ड्रॉप, जिन्हें गाइस हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल यानी कि वोल्टेज में होने वाला चेंज। तो गाइस वोल्टेज का फॉर्मूला कल डेरिवेशन में भी बताया था, आई इंटू जेड होता है। कल उल्टा लिखा था, आई बराबर वी अपॉन जेड लिखा था। ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, आपने करंट को कम किया है, अरे वही ओम्स लॉ, वी बराबर आई इंटू आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस बताओ, आपने करंट को कम किया तो लाइन में होने वाले वोल्टेज के ड्रॉप भी कम हो गए। गाइस वोल्टेज का ड्रॉप जितना कम होगा उतना अच्छी बात है, बुरी बात है? सर अच्छी बात है, ड्रॉप नहीं हो रहे, कम से कम ड्रॉप नहीं होंगे तो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा गिरेगी नहीं। तो गाइस बताओ, वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू कम से कम हो रहा है, यानी हम वोल्टेज को गिरने से बचा रहे हैं। अच्छी बात कि बुरी बात? अच्छी बात। वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाने हमको। बताओ आइडियल कंडीशन में, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, आइडियल कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप कितने होने चाहिए? 0, कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉप हुआ, गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए। गाइस इस वोल्टेज ड्रॉप को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में, टेक्निकल भाषा में, वोल्टेज ड्रॉप को गाइस एक वर्ड है हमारे पास, वोल्टेज रेगुलेशन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज का रेगुलेशन। सर ये रेगुलेशन वर्ड तो सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल बेटा, रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज। अब बताओ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए आइडियल कंडीशन में? तो गाइज बताओ, वोल्टेज का ड्रॉप जितना कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन भी उतना ही कम होगा। गाइज एग्जाम में पूछा जाता है आइडियल कंडीशन में, यानी सबसे बेहतर कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो गाइज सबसे बेहतर वैल्यू है इसकी 0। सबसे बेहतर वैल्यू बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन की ये वैल्यू कौन सी कंडीशन में है गाइज? आइडियल कंडीशन में। तो बताओ आइडियल यानी सबसे बेहतर कंडीशन के लिए रेगुलेशन कितना होना चाहिए? 0 आइडियल कंडीशन में। गाइस आइडियल केस लिख देता हूं। तो बेटा बताओ आइडियल केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? 0। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइस इन 3 एडवांटेजेस की वजह से, ये बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं लाइन में, इन 3 एडवांटेजेस की वजह से हम जनरली पावर फैक्टर को क्या करते हैं गाइस? इंप्रूव। और इसी के साथ पावर फैक्टर टॉपिक खत्म। तो गाइस बताओ हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले पावर पढ़ी, फिर पावर का फैक्टर पढ़ा, फिर उसको इंप्रूव करने के मेथड और उसके एडवांटेज पढ़े। गाइस इस वोल्टेज को, रेगुलेशन को कम करने के लिए हम बिल्कुल वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, है ना? वो सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। वो जो फ्रिज वगैरह के ऊपर रखा जाता था ना, पहले एसी वगैरह चलाते हैं तो कहते हैं ना वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा दो, तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा, स्टेबल करेगा, यानी कांस्टेंट बनाएगा, है ना? किसी भी तरह के रेगुलेशन यानी फ्लक्चुएशन को रोकेगा, रेगुलेशन को 0 बनाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस? क्लियर होगा।
तो गाइज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो एक बार फटाफट से, मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। तो गाइज पावर और पावर फैक्टर कंप्लीट है। क्लियर बेटा? सर लैगिंग और लीडिंग का 90 डिग्री तक है यूनिटी पावर फैक्टर के साथ। क्या बोलना चाह रहे बेटा? सर लैगिंग और लीडिंग के लिए 90 डिग्री फिक्स है यूनिटी पावर फैक्टर के तरह। हाँ बेटा ये फिक्स है। लैगिंग और लीडिंग तुम ध्यान रखो, प्योर इंडक्टर है तो -90 और प्योर कैपेसिटर है तो +90, और रजिस्टर के लिए कितना बेटा? 0 डिग्री। 0 डिग्री इसी के साथ है ना बेटा? ठीक है बेटा, इतना कैसे याद करें सर? बेटा इलेक्ट्रिकल वालों की ये क्लास जो है, जो आपको पढ़ाया है 6 घंटे की क्लास है, और आपको कल का 1.5 घंटा और आज का आधा घंटा, 6 घंटे को 2 घंटे में पढ़ाया है। और उनको उनकी कॉपी में देख लेना, उनकी कॉपी में भी यही डेटा लिखा हुआ है जो उनको डिटेल में पढ़ाते हैं। इतना याद तो करना ही पड़ेगा बेटा। 20 पेज तो लिखवा सकता हूँ, ये देखो आपका 1 पेज हुआ ही है। सही से बात करें तो ये कल की और आज की क्लास का कंक्लूजन है। इतना याद रखना है जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो आपको कल और आज में मैंने पढ़ाया 2 घंटे में। बेटा गोपी पूरा रिपीट करते करते तो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है बेटा, इफ यू हैव अनदर ब्रांच, तो बार बार रिपीट करने से आगे के टॉपिक मिस होंगे और कुछ नहीं होगा, है ना? चीजें समझनी नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि चीजें याद रह जाए कि सर ने इतना बताया था कि पावर फैक्टर कोई चीज होती है, और सब चीजों को फॉर्मूला से मैं समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को ना भूलें। ठीक है बेटा? राजकुमार जी मेथड में 3 मेथड है, बस नाम याद रखने, मैंने आपको कहा था बस, है ना? फ्यूज हो गया है तो बेटा फ्यूज तो होगा ही सही, दूसरी ब्रांच पढ़ोगे तो फ्यूज तो उड़ेगा ही। राजकुमार जी नाम याद करने बेटा, है ना? डिक्रीज इंक्रीज में कंफ्यूजन है बेटा। इसके क्या कर रहे हो? मैथमेटिक्स भी कमजोर है क्या? डिक्रीज इंक्रीज में कैसे कंफ्यूजन हो सकता है? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होता है, ये भी समझाना पड़ेगा क्या बेटा? और जो सामने लिखा हुआ है ये घटेगा तो ये भी घटेगा, और जो उल्टा लिखा होता है वो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो हम लोग किसको बढ़ा रहे हैं? पावर फैक्टर को इंप्रूव करने कॉस थीटा बढ़ा रहे हैं, बाकी सब चीजें घट ही रही है, हर जगह सब घट ही तो रहा है। क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? इसके क्लियर है? सिर्फ एक चीज बढ़ रही है पावर फैक्टर, बाकी सब चीजें घट रही है, दैट्स ओके। सिंक्रोनस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर? बेटा ये एक मशीन होती है, 2 तरह की मशीन होती है, एक इंडक्शन मशीन और एक सिंक्रोनस मशीन। तो वहां मशीन में आपको बताया जाएगा, मशीन सब्जेक्ट आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे। सिंक्रोनस ऐसी मशीन होती है जिसकी स्पीड रहती है गाइस कांस्टेंट। आप कभी पावर प्लांट गए हो तो पावर प्लांट में जितना भी पावर का जनरेशन हो रहा है ना, वो सिंक्रोनस मशीन ही करती है। उस मशीन का नाम है सिंक्रोनस। जैसे मेरा नाम अजय सिंह नरूका है ना, वैसे इस मशीन का नाम सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर होगा। चलें आगे बेटा। आइडियल केस क्या है बेटा? फिर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल नहीं, तुम्हारी कुछ और ही कमजोर है बेटा। आइडियल का मतलब तुमको नहीं पता यार, ऐसे करोगे क्या यार? बेटा 2 केस होते हैं, आइडियल और एक प्रैक्टिकल। आइडियल होता है जिसका एफिशिएंसी 100% हो और जिसका रेगुलेशन 0 हो। ऐसे मत करो यार, ये चीजें मत पूछो। अरे आइडियल क्या होता है साला? ये तो मतलब मेरे फ्यूज उड़ाओगे क्या भाई तुम? तुम्हारे फ्यूज उड़ाते उड़ाते अब साला ये भी बताओ आइडियल क्या होता है। हैं? क्या चाहते क्या हो भाई? हैं? चलें आगे। ठीक है, तो गाइज ये आपका पावर एंड पावर फैक्टर का ओवरऑल कंक्लूजन है। ठीक है? देखो छोटे छोटे नोट्स हैं, वो जो आप की पॉइंट बनाते रहते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हो, ये शॉर्ट नोट्स टाइप में बन गया है। ठीक है गाइज? ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। तो कल की क्लास को और आज की क्लास का अभी तक का एक कंक्लूजन है 2 घंटे का। अब गाइज हम लोग पावर और पावर फैक्टर से आगे ओवरऑल थोड़ा और आगे ट्रांसमिशन में थोड़ा और अंदर तक चलते हैं। तो गाइज ट्रांसमिशन में हमारे पास गाइज ये वायर है, इससे हम ट्रांसमिशन करते हैं, इस वायर से हम ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है गाइज? बाहर आप लोगों ने देखा होगा टावर वगैरह के ऊपर वायर खींचे रहते हैं।
इन्हीं से पावर का ट्रांसमिशन होता है, यानी पावर का ट्रांसफर होता है बोकारो से रांची तक। अब गाइज एक वायर को हम कह रहे हैं, एक वायर लगा के हाँ भाई ले जा पावर को, तो एक वायर कहता है नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पावर किसकी फॉर्म में फ्लो होती है गाइज? करंट की फॉर्म में। और करंट गाइज कभी भी ओपन पाथ में फ्लो नहीं होती। ओपन का मतलब ये खुला पड़ा है, बोला मुझे पहले आने का टिकट भी दो, सिर्फ जाने का टिकट देने से कुछ नहीं होगा। तो करंट गाइज सिर्फ क्लोज पाथ में फ्लो होती, ओपन में नहीं, किसमें के बेटा? क्लोज। तो गाइज हम लोग कम से कम 2 वायर लगाने पड़ते हैं, एक वायर जो करंट को लेकर जाने का काम करेगा और एक वायर जो करंट को वापस लेकर आएगा। तो गाइज बताओ करंट को फ्लो करवाने के लिए कम से कम कितने वायर चाहिए? 2। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन में मिनिमम कितने वायर जरूरत पड़ती है? 2 वायर, एक वायर ले जाने के, करंट ले जाने के लिए और एक लाने के लिए। अब गाइज यहाँ तो है आपका कौन? बोकारो। तो बोकारो में गाइज हम सोर्स बनाते हैं, ये गाइज सोर्स है। सांप है सर ये? तो सांप नहीं बेटा, साइनोसोइडल वेवफॉर्म है। साइनोसोइडल तो पढ़ा होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स में। ये साइनोसोइडल गाइज, इसको एसी कहते हैं। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब जो चेंज हो किसके साथ? समय के साथ। तो गाइज ये एसी करंट है। तो गाइज ये एसी का सोर्स है, ये सोर्स है। कौन है गाइज? ये सोर्स, बोकारो पावर प्लांट। और यहां पर गाइज हमारे पास सोर्स नहीं, लोड है। लोड का मतलब ये रांची के लोगों के घर में जो पावर जाएगी। तो गाइज ये कौन है? हमारा लोड, रांची। तो गाइज बताओ बोकारो से रांची तक पावर को ले जाने के लिए कम से कम 2 वायर चाहिए, एक वायर ले जाने के लिए और एक लाने के लिए, ये कम से कम है। फिर हम 3 वायर भी यूज करते हैं, ठीक है ना, वो 3 फेज सिस्टम हो जाता है, ये सिंगल फेज सिस्टम है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइज। तो गाइज ट्रांसमिशन 2 तरह से होता है, एक एसी से और एक डीसी से। सर ये दोनों चीजें क्या हैं? गाइज एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेट यानी चेंज हो किसके साथ? टाइम के साथ। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो गाइस 2 तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, एसी और डीसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? फॉर एसी ट्रांसमिशन मिनिमम कितने वायर चाहिए? फॉर एसी ट्रांसमिशन मिनिमम 2 वायर्स रिक्वायर्ड। कम से कम कितने वायर रिक्वायर्ड है गाइस? 2 वायर। थोड़ा आगे चलेंगे गाइस, इस बार एसी नहीं, किसकी बात हो रही है गाइस? डीसी। तो फॉर डीसी ट्रांसमिशन मिनिमम गाइस, डीसी में हम लोग जो हमारी धरती है यानी जमीन है उसी को एज अ रिटर्न पाथ यूज कर लेते हैं, यानी करंट लाने का पाथ की तरह यूज कर लेते हैं। फॉर डीसी ट्रांसमिशन तो बताओ ऊपर सिर्फ कितना वायर चाहिए? एक वायर से काम चल जाता है, 1 वायर, मिनिमम 1 वायर रिक्वायर्ड। अब गाइज एसी तो नहीं पूछा जाता, डीसी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है वैसे, ठीक है? स्पेसिफिकली आपको डीसी याद रखना है गाइज। तो डीसी ट्रांसमिशन में मिनिमम 1 वायर से काम चल जाता है और एसी ट्रांसमिशन में 2 वायर से काम चलता है, ठीक है? तो ये डीसी वाला कई बार पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें गाइस, ठीक है? ठीक है। 1 न्यूट्रल, 2 वायर में 1 फेज और एक, हाँ बिल्कुल बेटा, है ना? जो करंट लेकर आता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। वो सब जानने की जरूरत नहीं, उसका समय आएगा, है ना? देखते जाओ अभी। बेटा बताओ यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। 2 तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, एक एसी और एक डीसी, ठीक है बेटा? एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट जो कांस्टेंट रहे और अल्टरनेटिंग जो चेंज होती रहे समय के साथ, ठीक है? बहुत बढ़िया गाइज। इस एसी ट्रांसमिशन के लिए हमने ये जो वायर लिए हैं गाइज, ये वायर किसी न किसी मटेरियल का होगा। तो गाइज उस मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा? उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। गाइज हम जब कभी किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो गाइज ध्यान रखिए कि करंट फ्लो करवाते ही किसी भी वायर में वो गाइज एक चुंबक बन जाता है। चुंबक का मतलब उसमें इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जिसे फ्लक्स कहते हैं। फाई का मतलब कौन है गाइज? फ्लक्स। ये फाई एंगल है।
मतलब फाई है, फाई का मतलब होता है फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो गाइस जब कभी किसी वायर में चुंबक बन जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, तुम जाके वायर पकड़ लो, बेटा वायर तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जब तक पूरा शरीर बर्न ना कर देगा, छोड़ेगा नहीं वायर, चुंबक बन गया है। तो जब कभी किसी वायर में गाइस आप करंट फ्लो करवाते हैं तो अकेले देख लेता है। हाँ बेटा एसके, बिल्कुल बेटा, ये अकेले देख लेता है ना, क्योंकि इसमें ग्राउंड को एज ए रिटर्न कंडक्टर यूज करते हैं। लिखवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ आ जाओ। तो गाइस करंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो करंट जब कभी किसी वायर में फ्लो करवाते हो गाइस, तो बताओ उसमें क्या फ्लो होता है गाइस? मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने लगता है। इस मैग्नेटिक, ये सबके नाम आप लोगों को नेटवर्क में लिखाए गए होंगे, जो आप लोगों का यूट्यूब पे लाइव क्लास चल रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं तो, बाकी यहाँ आपको सिखाया जाएगा। तो गाइज ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है गाइज, ये हमारे करंट के गाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस वायर में जितनी करंट फ्लो करवाओगे वो उतना तगड़ा मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। और गाइज इस प्रोपोर्शनल को जब आप हटाते हैं तो गाइज एक कांस्टेंट आता है और वो आता है एल। एल का मतलब कौन होता है गाइज? इंडक्टेंस। कल से पढ़ रहे हैं ना RLC। तो गाइज बताओ, अभी अभी मुझे इंडक्टेंस का पता चला है। गाइज बताओ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस वायर में गाइज मान लो n टन्स हैं। कितने टन्स हैं? टन्स, n हैं। तो गाइज ये फ्लक्स भी, टोटल फ्लक्स जो होगा ये फाई नहीं n फाई होगा। क्या होगा गाइज? n फाई। और इसे गाइज हम साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे बेटा? साइन से। तो गाइज मुझे बताओ फाइनली मेरे पास L का फॉर्मूला क्या बना? तो सर हमारे पास फाइनली L का फॉर्मूला बना है साइन अपॉन आई। क्या बना है गाइज? L का फॉर्मूला साइन अपॉन आई। तो साइन का नाम क्या है? तो गाइज साइन का मतलब है फ्लक्स लिंकेज। फाई तो होता था फ्लक्स, और ये फ्लक्स लिंकेज, बात एक ही है। साइन फाइन, साइन फाइन, फाइन साइन, सब एक ही है। नीचे कौन है? करंट। बताओ फ्लक्स लिंकेज, ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया। मैग्नेट, मैग्नेट का ही खेल है सारा इलेक्ट्रिसिटी में। तो गाइज आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। गाइज बताओ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स बटे करंट। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स अपॉन करंट। दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइज। इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया गाइज हमारे पास फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। अब गाइज मुझे ये बताओ, जब भी कभी किसी वायर में करंट आएगी तो उस करंट को रिप्रेजेंट, उस करंट के इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे, और वो कांस्टेंट कौन है? तो प्रोपोर्शनल को हटाकर लिया गया कांस्टेंट L यहाँ पर होगा गाइज। तो गाइज हम लोगों ने करंट सीरीज में फ्लो हो रही है, तो सीरीज में ही हमने करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को, करंट की वजह से बनने वाले इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट L से रिप्रेजेंट किया है। तो गाइज ये हमारे पास है L। दिस इज कौन है गाइज? L L L L L। L का मतलब कौन है गाइज? हमारा इंडक्टेंस। कौन है गाइज? इंडक्टेंस। बहुत बढ़िया। ऊपर एक वायर है, नीचे एक वायर है। गाइज आप कभी भी बाहर ट्रांसमिशन लाइन देखोगे, टावर वगैरह पे जो लाइनें कनेक्ट है, दो लाइन के बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता सर, हवा होती है, हवा। तो जो हवा होती है यानी एयर जो होती है गाइज, ये एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो बताओ यहाँ जो है, यहाँ बीच में, यहाँ कौन है? एयर है। तो गैस बताओ, ऊपर एक कंडक्टर, नीचे भी एक कंडक्टर, और दोनों कंडक्टर के बीच में हमने एक सोर्स यानी एक वोल्टेज दे रखा है, और दोनों के बीच में गाइस एयर। कौन है यहाँ? एयर। और इन प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस d व्हाटएवर जो भी है। तो गाइस दो कंडक्टर या दो लाइनों के बीच जब इंसुलेटर रखा जाए तो गाइस ऐसे लाइन खींच देते हैं। बताओ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो गाइस ये एक तरह से कैपेसिटर बन गया है। कौन बन गया बेटा? कैपेसिटर।
तो गाइस बताओ, दो लाइन के बीच अगर कोई इंसुलेटर हो, जैसे यहाँ एयर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस हम लोग यहाँ एक एलिमेंट बनाते हैं कैपेसिटर सी। तो गाइस बताओ, यहाँ कैपेसिटर सी किसको शो कर रहा है? एयर को शो कर रहा है। गाइस बताओ, करंट की वजह से कौन आया था? करंट की वजह से इंडक्टेंस आया था, मैग्नेटिक फील्ड बना था। गाइस बताओ, वोल्टेज की वजह से कौन आया है? कैपेसिटर आया है। तो करंट की वजह से तो इंडक्टर और वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर। गाइस वोल्टेज क्या कहता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस, दो लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि मैं इन दोनों लाइन के बीच में एक चार्ज फ्लो करवाऊंगा। क्या फ्लो करवाऊंगा बेटा? चार्ज। और ये चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा दो लाइनों के बीच, जितने ज़्यादा वोल्टेज की लाइन होगी, हाई वोल्टेज की लाइन, लो वोल्टेज की लाइन, 11 केवी की लाइन, 11 किलो वोल्ट की, 33 केवी की लाइन, 66 केवी की लाइन, 66 केवी की लाइन, 132 केवी की लाइन, जितना ज़्यादा वोल्टेज की लाइन होगी, इन दोनों लाइन के बीच में चार्ज फ्लो होने की उतनी ही कंडीशन है। चार्ज क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन और होल। फिजिक्स में सबने पढ़े होंगे थोड़े बहुत। इलेक्ट्रॉन और होल के फ्लो होने की कंडीशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज ये चार्ज और ये पोटेंशियल कौन सा फील्ड बना रहे हैं सर? ये होता है गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, करंट की वजह से तो कौन सा फील्ड आता है? मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ कौन सा फील्ड? तो गाइज करंट की वजह से मैग्नेट बनती है और वोल्टेज की वजह से गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो एक मैग्नेटिक है और एक इलेक्ट्रिक है। तो गाइज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। गाइज अगर हम इस चार्ज के प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएं तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ तो कांस्टेंट L आता था, यहाँ कांस्टेंट गाइज C आता है। C का मतलब कौन? कैपेसिटर। तो गाइज बताओ, यहाँ से C इज इक्वल टू कितना आया गाइज हमारे पास? Q अपॉन V। कितना आया गाइज? Q अपॉन V। क्लियर है गाइज? तो गाइज बताओ, यहाँ L का फॉर्मूला क्या था? इंडक्टेंस में हम करंट से विभाजित करते थे, करंट से डिवाइड करते थे। गाइज यहाँ करंट नहीं, वोल्टेज का इफेक्ट है, इसलिए वोल्टेज से डिवाइड कर रहे हैं। गाइज मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स होता था, फ्लक्स फ्लो करता था। गाइज यहाँ चार्ज फ्लो करता है। क्यू का मतलब कौन? चार्ज। तो गाइज ये हमारे कैपेसिटर का फॉर्मूला है। जैसे ये ऊपर इंडक्टेंस का, ये किसका गाइज? कैपेसिटेंस का। तो गाइज बताओ, कैपेसिटर यहाँ किसको शो कर रहा है? तो ऊपर वाला तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर को शो कर रहा है, और नीचे वाला गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड किसको शो कर रहा है गाइज? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। तो दो चीजें हैं गाइज, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर को शो करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर को शो करने के लिए। काफी लोगों के मैं नाम नोट कर रहा हूं बेटा, ये जो फालतू के कमेंट आप लोग कर रहे हो ना, पूरा लॉकडाउन निकल जाएगा। आईडी ब्लॉक करवा दी तो, और चिल्लाते रहोगे कि क्या हो गया ये, है ना? इधर के उधर फोन करते रहोगे कि सर वो मेरा वो कोर्स जो है वो मेरा एक्टिवेट से मेरा चल नहीं रहा है, सर मेरा ये क्या हो गया है ना? दिमाग घूम रहा है बेटा, दिमाग तो घूमेगा ही से। जब तुम दूसरी ब्रांच का पढ़ोगे तो बताओ क्या करें अब? इलेक्ट्रिकल वालों का दिमाग घूम रहा है इस वक्त कि सर ये क्या चीजें बता रहे हैं, ये कोई चीजें बताने की होती है तो सबको पता होती है। फिजिक्स से अभी पावर सिस्टम पर तो गया ही नहीं, अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बनाया नहीं मैंने तुम लोगों को। इतने में तुम्हारा फ्यूज उठ रहा है। कोई भी चीज जो मैंने डायरेक्ट लिख दी हो तो बताओ आप। सब चीजों के डेरिवेशन बता बता के आपको स्टार पॉइंट लगवाए जा रहे हैं, तो बेटा चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी ना। अब तुम सीमेंट कंक्रीट पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिकल वाला थोड़े ना पढ़ता है। इन चीजों पे डिस्कशन मत करो कि सर मेरा तो दिमाग घूम रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है। बेटा दिमाग तो घूमेगा। तुमको जब एग्जाम में सीधे ये फॉर्मूलाज दिखेंगे और तुम लोग आंसर लगाओगे ना, तब जाके दिमाग शांत होएगा, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है? आप लोगों की मैंने दो नाम नोट कर लिए, एक तो बासु और एक राहुल। ये जो आप लोगों के मैसेज हैं और आप लोगों का जो ये चल रहा है ना डिस्कशन, ये आप लोगों को मुसीबत में लाएगा। ना तो मुकेश कासवान सर आपकी आईडी दोबारा एक्टिवेट करवा पाएंगे, ना कोई और करा पाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। फालतू के कमेंट, फालतू का कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। लॉकडाउन में कोई एडमिशन भी ना देगा तुम लोगों को, कहां जाके पढ़ोगे तुम? पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो यार, घर बैठे बैठे मजे मूड में बताओ तुम, क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया ना, तो बड़ा मैं इंसान बहुत खराब हूँ एक्चुअल में। हंसते हंसते पढ़ाता हूँ, लेकिन तुमको याद है जो ज्यादा हंसता है वो रुलाता भी ज्यादा है
है ना। तो लाड़ में मत आना, लाड़ में आने वाला काम ना ही करें, है ना। चाहे आप सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, लाड़ में नहीं आने का बेटा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो गाइज दो तरह के फील्ड बने हैं, एक मैग्नेट और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक। गाइज हमने हमारे इंडक्टर से पूछा यार तू किसके साथ डील करता है, कौन से फील्ड के साथ, कि यार मैं मैग्नेट बनाता हूं। हमने कैपेसिटर से बोला भाई तू क्या बनाता है, तो बोला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। कोई बात नहीं राहुल, सॉरी बेटा, है ना। तुम मत बोलो बेटा सॉरी, मैं बोल रहा हूं। शाम तक शायद तुम सॉरी बोलोगे या फिर मैं सॉरी बोलूंगा, ठीक है ना। एक बार और, अब मैसेज मत करना, चुपचाप पढ़ो, है ना। हाँ। इधर देखो, तो गाइस दो चीजें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गाइस इंडक्टर से हमने बोला भाई तेरा मेन सर्किट में काम क्या है। तो बताओ, कल तो हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर को किस हिसाब से पढ़ा है गाइस? तो हम लोगों ने इंडक्टर और कैपेसिटर को गाइस इनकी रिएक्टिव पावर Q के हिसाब से पढ़ा है। इंडक्टर Q को एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। अब हमने इनसे कहा भाई तुम ये पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर करने का काम कर रहे हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इतना काम करने की? इंडक्टर से हमने पूछा तू रिएक्टिव पावर सारा दिन एब्जॉर्ब करता रहता है, भाई काम क्या है? कैसे एब्जॉर्ब करता है? खींचने के लिए ताकत चाहिए। और कैपेसिटर को बोला भाई तू डिलीवर करता है, किसको डिलीवर कर रहा है? तेरे पास कौन सा खजाना पड़ा है जो तू डिलीवर कर रहा है? तो गाइज इंडक्टर ने कहा कि मेरे पास तो मैग्नेट बनाने की वजह से मेरे पास तो मैग्नेटिक एनर्जी रखी हुई है। कौन सी एनर्जी बेटा? मैग्नेटिक एनर्जी। और हमने कैपेसिटर से बोला भाई तेरे पास कौन सा खजाना है कि तू सारे दिन Q को डिलीवर करता रहता है रिएक्टिव पावर को? तो बोला मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। कौन सी एनर्जी बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो गाइज मैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी को डिनोट तो E से ही करेंगे, या फिर सिर्फ एनर्जी लिख दो, दैट्स ओके। तो गाइज इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो गाइज ध्यान रखना, इंडक्टर के पास पहली बात तो नाम याद रहे मैग्नेटिक एनर्जी रहेगी, और कैपेसिटर के पास रहेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो गाइज इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ L/I²। सर L क्या है? इंडक्टर। और बेटा बताओ इंडक्टर किसकी वजह से आया? करंट की वजह से। तो यहाँ करंट का स्क्वायर साथ में आता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के पास होती है गैस मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, कैपेसिटर है तो C। और बताओ गाइज इंडक्टर तो करंट की वजह से आया था, तो हाफ ऑफ Li², और कैपेसिटर आपके वोल्टेज की वजह से आया था, इसलिए हाफ ऑफ CV²। तो गाइज बताओ ये हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर की किन के फॉर्मूलाज है गाइज? एनर्जीज के फॉर्मूलाज हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इंडक्टर की तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ ऑफ Li² और कैपेसिटर के पास हाफ ऑफ CV²। इंडक्टर करंट की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज यानी पोटेंशियल की वजह से बनता है, दैट इज हाफ ऑफ CV²। सीधे एग्जाम में आपसे दोनों फॉर्मूला पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को कल से ही पढ़ाया है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। तो इंडक्टर को जब कभी मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये कैपेसिटर उसको डिलीवर कर देता है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इंडक्टर इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर लेता है। और कभी कैपेसिटर को जरूरत पड़े तो इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी दे देता है। और गाइस जब ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो इसी को गाइज हम लोग रेजोनेंस भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोचिंग का भी नाम सुना होगा रेजोनेंस। तो गाइज रेजोनेंस का मतलब यही होता है कि हमारे पास दोनों के दोनों पावर क्या हो जाएं, या दोनों की एनर्जी क्या हो जाए गाइज? सेम हो जाए, तो उसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है गाइज, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। अब गाइज ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ते समय हमें इन तीनों एलिमेंट को साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो आप वायर यूज कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
उसमें करंट फ्लो करवाई है तो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस का इफेक्ट होगा। करंट के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कांस्टेंट इंडक्टेंस आता है। और दो लाइन के बीच जो एयर होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये एयर क्या बनाएगी, कैपेसिटेंस बनाएगी। तो कैपेसिटेंस सी को रिप्रेजेंट करना होगा। तो गाइस बताओ ट्रांसमिशन लाइन में कितने खिलाड़ी हैं खेलने को? 3। कौन कौन? आर, एल और सी। यही हमने कल पढ़े। देखो आर, एल और सी ही हमने कल पढ़े पावर के हिसाब से। गाइज आज हम लोग इनको ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ेंगे। गाइज ये जो आपको तीनों पैरामीटर दिख रहे हैं आर, एल, सी, ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइज अब जो हम लोग पावर एंड पावर फैक्टर के बाद शुरू किए हैं, हमारे इस टॉपिक का नाम है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके पैरामीटर पढ़ने हैं। तो गाइज बताओ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स जो होते हैं गाइज वो कितने तरह के होते हैं? ये गाइज 3 तरह के होते हैं, आर, एल और सी। तो गाइज बताओ इस चैप्टर में आपको ट्रांसमिशन लाइन के 3 पैरामीटर क्या क्या पढ़ने हैं बेटा? आर, एल और सी। एल और सी के बारे में अभी बात करी, इनके फॉर्मूलाज, इनकी एनर्जी। अब रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा और एल और सी को भी डिटेल में बात करूंगा। तो गाइज पहले जितना यहाँ लिखा हुआ है, एक चीज और लिखवाता हूँ गाइज। ये जो कैपेसिटर है इसे शो करने के लिए कौन आ रहा है गाइज? एयर आ रही है। तो इस चैप्टर में गाइज हम मेन आरएलसी पढ़ेंगे, तो आरएलसी चल रही है। या आप नेटवर्क थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रिकल का एक और पार्ट आएगा, उसमें भी एक सर आपको ये चीजें पढ़ाएंगे, है ना, रिवाइज हो जाएगा बहुत बढ़िया से। तो गाइज ध्यान से सुनना, 2 कंडक्टर के बीच में यहाँ कौन है? हमारे पास एयर है। गाइज एयर एक क्या होती है? एयर एक इंसुलेटर होती है। गाइज इंसुलेटर उसे कहते हैं जिसमें करंट फ्लो ना हो। इंसुलेटर का उल्टा होता है कंडक्टर। कंडक्टर जो हम लोग वायर बना रहे हैं इनमें करंट फ्लो करवानी है और बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करवानी हम लोगों को, तो यहाँ हम इंसुलेटर लेते हैं। इंसुलेटर का मतलब जिसमें करंट का फ्लो ना हो, और एयर एक इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर को गाइज डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो गाइज एयर की डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग, कुछ भी कह दो, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ होती है एक। यानी कि वो ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब वो ताकत जो इसको डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर बनाने का काम करती है। तो गाइज इसकी एक ताकत होती है और वो होती है 3 kV/mm। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो एयर तो नेचुरल एयर है, उसकी 3 kV/mm होती है। mm यानी मिलीमीटर और kV का मतलब किलो वोल्ट। गाइज या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको ऑप्शन में किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो समझते होंगे आप। 1 सेंटीमीटर में गाइज 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए ये 30 नहीं, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 30 हो जाएगा। 3 नहीं 30 हो जाएगा। गाइज डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर का मतलब वो जो आपके करंट के फ्लो को रोके। एक्चुअल में गाइज ये जो बीच में मैंने बोला आपको कैपेसिटर किसे शो कर रहा है? एयर को। गाइज एयर में करंट फ्लो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मान लो एयर में भी करंट फ्लो होने लगी तो पावर सीधी एयर में फ्लो हो जाएगी, तो लोड के पास कैसे पहुंचेगी? हमें तो बोकारो से रांची तक पहुंचानी, बीच में अगर एयर के पास करंट चली गई तो एयर तो खा जाएगी भाई साहब। और जब एयर में करंट फ्लो हो जाए ना गाइज, यानी इस वायर से सीधे इस वायर में करंट फ्लो हो जाए एयर में होते हुए, तो गाइज उसको स्पार्किंग कहते हैं। स्पार्किंग नाम सुना होगा, कहीं पर भी आग वाग लगी होती है, वायर में स्पार्किंग हो रही होती है। तो स्पार्किंग का मतलब है कि बीच की एयर जो है उसमें करंट फ्लो हो गई। और गाइज एयर कभी भी करंट फ्लो नहीं करवाना चाहते हम एयर में से, तो उसमें से कब तक करंट फ्लो नहीं होगी, कब तक स्पार्किंग नहीं होगी वायर के बीच? जब तक आपकी एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी उसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ यानी उसमें करंट फ्लो को रोकने की ताकत कितनी बची रहे? 3 kV/mm, या इसको पर सेंटीमीटर में क्या कहते हैं? 30 kV/cm। तो बताओ ये ताकत एयर को क्या करने से रोकती है? अपने अंदर करंट फ्लो करवाने से रोकती है। तो एयर के पास वो कौन सी ताकत है जो एयर को करंट फ्लो करवाने से रोकती है यानी स्पार्किंग होने से रोकती है? वो है सर उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, जो करंट फ्लो को परमिट नहीं करती। कितनी होती है एयर की? 3 kV/mm। और अगर आप मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर में कहो तो कितनी होगी? 3 नहीं 30 होगी। कितनी होगी गाइस? 30 होगी। क्लियर होगा? क्लियर है। MLT क्या है बेटा? ये
एमएलटी तो बताया ही आप लोगों का यूनिट, केवी पर एमएम या केवी पर सेंटीमीटर। किलो वोल्ट और एमएम का मतलब मिलीमीटर और सीएम का मतलब सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर होगा आई थिंक। बस मैंने दोबारा बता भी दिया इंसुलेटर को, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम कैसे हो जाती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम नहीं होती है, जब मौसम खराब होता है ना तो वायर के बीच वायर टूटने का खतरा होता है, और अगर मान लो ऊपर वाला वायर टूट के नीचे वाले पे गिर गया और दोनों चिपक गए, तो बताओ दोनों एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गए, उसको स्पार्किंग कहते हैं बेटा, है ना। तो बताओ दोनों के बीच में एयर ने बाजी संभाल रखी, बोली मैं हूं, मैं ऊपर वाले नीचे वाले वायर के बीच में करंट फ्लो नहीं होने दूंगी। मान लो आंधी आई और ऊपर वाला वायर टूट के नीचे वाले पे गिर गया, तो एयर वहीं की वहीं रह गई और वायर एक दूसरे के साथ जैसे ही शॉर्ट हुए, चिपक गए, तो क्या हो गया? स्पार्किंग हो गई। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइज ये मेन पॉइंट। अब इस चैप्टर में हम ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर आरएलसी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें गाइज, और कोई भी क्वेरी हो तो पूछें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। डन करें गाइज स्क्रीनशॉट लेके, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। डन करें। क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ट्रांसमिशन लाइन में कल हम पावर और पावर फैक्टर पढ़ चुके हैं। आज हम उस ट्रांसमिशन लाइन को, उसके पैरामीटर आरएलसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज बताओ सबसे पहला पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन का कौन था? रजिस्टर या रजिस्टेंस। तो इस पर बात करेंगे हम सबसे पहले आज। सबसे पहला एलिमेंट कौन था? आर। आर का मतलब रजिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब रजिस्टेंस के गाइज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल की भाषा में बात करें तो गाइज रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, रो एल अपॉन ए। गाइज ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। सर यहाँ रो क्या है? तो गाइज नाम याद रखें, रो का मतलब होता है गाइज रजिस्टिविटी। क्या होता है गाइज? रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो आर का नाम हो गया, रो का रजिस्टिविटी। या इसी रजिस्टिविटी का गाइज एक और नाम है गाइज, हम लोग इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो सर ये क्या होता है मतलब? तो गाइज ये एक स्टैटिक कांस्टेंट है और हर मटेरियल के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है। ये निर्भर करेगा आपके गूगल बाबा के ऊपर। तो ये कभी भी पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है। तो सर इससे क्वेश्चन क्या आता है? आपसे इसकी यूनिट पूछी जाती है। क्या पूछी जाएगी बेटा? यूनिट। तो रेजिस्टेंस की तो सबको याद होगी, ओम होती है। नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम। ठीक है, तो बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट तो मैं क्या लिख दूंगा? इस रेजिस्टेंस की यूनिट तो मैंने लिख दी है यहां ओम, रेजिस्टेंस के सामने। ठीक है, यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है गाइज आप लोगों को। अच्छा, एल क्या है सर? एल है गाइज लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कह दो या कंडक्टर कह दो, बात एक ही है। ट्रांसमिशन लाइन का ही रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। और गाइज ए क्या है? ए है हमारे ट्रांसमिशन में जो आप वायर यूज कर रहे हो गाइज, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया गाइज? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या ट्रांसमिशन लाइन का वायर, दिस इज। तो गाइज ये तीनों मैंने आप लोगों को बताया कि कौन लेंथ है, एरिया है और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी फिक्स होती है, रजिस्टिविटी का यूनिट लिखेंगे। गाइज आप खुद सोचो, आर का यूनिट है ओम बराबर, रजिस्टिविटी है रो, एज इट इज लिखो। गाइज लेंथ का यूनिट है मीटर, ऐसा ही यूनिट मीटर ही होता है। और गाइज एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बेटा बताओ 1 मीटर से 1 मीटर कट गया
तो रो की यूनिट क्या आ गई, तो मीटर इधर चला गया, तो रो की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। तो बेटा बताओ रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर, यूनिट याद रखिएगा गाइज। तो रो की यूनिट है ओम इंटू मीटर, तो गाइज ये रजिस्टिविटी की यूनिट है। तो गाइज मैं दोनों को स्टार लगाऊंगा, एक तो रजिस्टिविटी की यूनिट को और एक रेजिस्टेंस की यूनिट को। तो मेरे ख्याल से दोनों यूनिट क्लियर होगी। और गाइज आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है गाइज, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है गाइज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। और इस फॉर्मूला के अलावा गाइज हमारे पास एक और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। गाइज मान लो ये हमारा एक पेन है, मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या करना है गाइज, मैं गया गूगल पर और मैंने चेक किया इसका मटेरियल। पहले तो मैंने कहा ये प्लास्टिक है भाई, तो हम गूगल पे गए और प्लास्टिक का रेजिस्टिविटी सर्च किया, तो कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई, मैंने उस कांस्टेंट वैल्यू को गाइज यहाँ रख दिया, पुट कर दिया रो की जगह। मैंने गाइज इसकी लेंथ नापी और लेंथ नाप के यहाँ रख दी। गाइज मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इस वायर को यहाँ से पकड़ा, सामने से काटा और सामने का हिस्सा इसका गोल दिखाई दे रहा था सर्किल, तो इस सर्किल का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के एरिया भी लिख लिया, आर यानी रेडियस के हिसाब से पाई आर स्क्वायर। तो गाइज मुझे बताओ इस पेन का रेजिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, इसके मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेक कर लिया गूगल से, इसका लेंथ मेजर कर लिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मेजर कर लिया, वो मैंने सारी चीजें यहाँ पुट कर दी। तो गाइज यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो एक फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इस पेन का रेजिस्टेंस चाहे आप इस कमरे में निकालो, चाहे दूसरे कमरे में निकालो, चाहे यहाँ निकालूं, चाहे बोकारो में जाके निकालूं, रांची में जाके निकालूं, रेजिस्टेंस इसका फिक्स रहेगा। और फिक्स को गाइज डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी या कांस्टेंट। तो गाइज ये हमारा डीसी रेजिस्टेंस है गाइज। डीसी का मतलब गाइज बताओ इसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स या कांस्टेंट। तो क्या सर कोई चेंज होने वाला रेजिस्टेंस भी आता है क्या, हाँ। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखो नॉर्मल। दूसरा गाइज हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस भी है जो वैल्यू चेंज होता है, वो है एसी। एसी का मतलब जो अल्टरनेट हो, चेंज हो। गाइज इसका फॉर्मूला हम लोग हमारे इस फॉर्मूला से देंगे। बताओ अभी अभी मैंने आप लोगों को लॉसेस का फॉर्मूला लिखवाया था, पी बराबर पिछले बोर्ड पर आई स्क्वायर आर होता है गाइज लॉसेस का फॉर्मूला। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो गाइज यहाँ से आर निकालो कितना है, तो ऊपर तो है पी, पी का मतलब कौन है गाइज, पावर लॉस अपॉन आर निकालने के लिए आई से डिवाइड कर दूं गाइज। तो गाइज मैंने नीचे आई से डिवाइड कर दिया और आई का क्या लिखना है गाइज, स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर। गाइज ये हमारा एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यानी जो चेंज होगा। सर ये चेंज कैसे होगा, तो गाइज ये चेंज होगा, गाइज ये चेंज का साइन है, वेरिएबल का साइन। तो गाइज ये रेजिस्टेंस चेंज होगा करंट के चेंज होने की वजह से। क्या बात कर रहे हो सर, करंट चेंज होता है वायर में, हाँ। गाइज जब कभी किसी वायर में करंट फ्लो करवाते हो तो करंट, ज्यादातर करंट उसके ऊपर ऊपर से फ्लो हो जाता है, वायर के अंदर नहीं जाता। क्या बात करो, ऊपर ऊपर से, हाँ ऊपर ऊपर से चले जाता है, उसकी सरफेस से, उसकी स्किन पे होते हुए। इसको गाइज हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, स्किन इफेक्ट। तो इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया, तो पहली बात तो बताओ इस बोर्ड पर हमारे पास कितने फॉर्मूला है, दो, एक डीसी वाला और एक एसी वाला। गाइज ये एसी वाला रेजिस्टेंस चेंज क्यों होता है, करंट की वजह से। सर करंट क्यों चेंज होती है, तो गाइज इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो गाइज इसके लिए हम लोगों ने एक सॉलिड कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, ये मान लीजिए, ठीक है ना। ये कंडक्टर गाइज हम लोग स्ट्रैंडेड कंडक्टर लेते हैं। सर ये क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का। गाइज आप कभी भी मोटा वायर कभी भी लो और उसको ब्लेड से छिलना, छिलोगे तो उसमें से एक मोटा वायर नहीं निकलेगा, उसमें से कई सारे पतले 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 वायर निकलेंगे। उन पतले पतले टुकड़ों को स्ट्रैंड कहते हैं। पतले पतले टुकड़ों को क्या कहते हैं गाइस, स्ट्रैंड कहते हैं। तो गाइस ध्यान से याद रखो, जब कभी किसी वायर को छिलोगे तो उसमें से कई, एक मोटा वायर नहीं निकलेगा, उसमें से कई सारे पतले 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 कई सारे वायर निकलेंगे। गाइस वो पतले पतले क्यों बनाए, मान लो गाइस ये पेन है, मैंने एक ऐसा वायर बनाया, इसे सॉलिड वायर कहते हैं। अब बताओ क्या मैं इस पेन को मोड़ सकता हूं क्या, नहीं, मोड़ूंगा तो ज्यादा टूट जाएगा अभी।
अब गाइस बताओ आपको ट्रांसमिशन कहां से कहां करना है, बोकारो से लेकर रांची तक। इतना बड़ा आपने वायर बनाया और ऐसा बनाया, बताओ ये मुड़ रहा है क्या? नहीं। तो सोचो सीधा का सीधा वायर क्या बोकारो से रांची तक बनाया जा सकता है क्या? नहीं। तो वायर को गाइस हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं ताकि हम उसे मोड़ सकें। बोकारो से रांची तक घूम फिर के आएगा तो उसको फ्लेक्सिबल बनाना है। तो गाइज हम लोग उसके लिए इतने मोटे वायर को, इतना मोटा वायर एक सॉलिड वायर नहीं बनाते, हम लोग इसमें क्या करवा देते हैं, बहुत सारे पतले 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 वायर डाल देते हैं। मतलब बहुत सारे पतले 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 वायर को लेकर ऐसे बैंड कर देते हैं, अब वो फ्लेक्सिबल हो गया है। तो जो पतले पतले वायर हैं, जो पतले पतले टुकड़े हैं, उनको स्ट्रैंड कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैंडिंग क्यों की जाती है, व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग का मतलब पतले पतले वायर क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं? तो वायर को क्या देने के लिए गाइज? फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। ये आपका आंसर होगा। तो गाइज बताओ स्ट्रैंडिंग क्यों की जाती है? फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। या अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर क्या वर्ड मिलेगा? फॉर इजी हैंडलिंग। क्या वर्ड मिलेगा गाइज? फॉर इजी हैंडलिंग। नॉर्मल अच्छे से इजीली हैंडल करने के लिए हम लोगों को मिल जाता है, अदरवाइज टाइट वायर को आप मोड़ ही नहीं पाओगे। तो इजी हैंडलिंग वर्ड भी आप लोगों को ये मिल सकता है। बात एक ही है, फ्लेक्सिबिलिटी कहो या इजी हैंडलिंग। तो गाइज ये मैं स्टार लगा दिया हूँ, ये आपका स्टैंडिंग से क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया गाइज, एक वायर लिया। सपोज गाइज ये हमारा एक वायर है, ठीक है, दिस इज। और गाइज इस वायर में कई सारे पतले पतले वायर हैं, तो मैंने तो सिर्फ एक वायर ले लिया, पतला सा एक वायर। बहुत सारे हैं, मैंने एक ले लिया, बस काफी है। ये वायर है गाइज। हम जब कभी इस वायर को करंट देते हैं तो गाइज वो जो जितने पतले 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 वायर है ना, सबके सब करंट लेकर जाते हैं। बोलते मैं भी लेके जाऊंगा, मैं भी थोड़ी मैं भी लेके जाऊंगा, सबके सब। तो गाइज जो सबसे अंदर वाले वायर हैं, सपोज उनमें जाने वाली करंट को हमने आई इन कहा, जो अंदर वाले कंडक्टर में से फ्लो हो रही। बहुत सारे थे, मैंने एक ही बनाया। और एक सबसे बाहर वाला कंडक्टर है, सपोज मैंने उसकी करंट को गाइज आई आउट कहा। आउट का मतलब आउटर एरिया में, बाहर वाले एरिया की करंट। भाई पतले पतले में कई सारे जो बाहर वाले सरफेस पर होंगे और अंदर वालों में कई सारा जो एकदम मिड में होंगे, ठीक है। हम गाइज जब इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं, अंदर वाले वायर में से फ्लो होने वाली करंट और बाहर वाले वायर में से फ्लो होने वाली करंट, तो गाइज इन दोनों में रिलेशन निकलता है कि आउटर सरफेस की करंट इनर सरफेस की करंट से ज्यादा होती है। यानी कि ये देखा गया प्रैक्टिकली कि हमारे पास ज्यादा करंट कहां से फ्लो होती है, इनर सरफेस से या आउटर सरफेस से। यानी इनर कंडक्टर से क्या आउटर कंडक्टर से? आउटर से। गाइज आउटर सरफेस को ही स्किन कहते हैं, ऊपर ऊपर की स्किन। तो ऊपर ऊपर स्किन पे से फ्लो हो रहा है, और इसी इफेक्ट को गाइज हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्किन इफेक्ट की वजह से हमारे पास ज्यादा करंट कहां फ्लो होती है। तो गाइज बताओ कहां फ्लो होती है? आउटर सरफेस से। गाइज बताओ आउटर सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, यानी बताओ करंट का फ्लो ज्यादा कहां होगा? तो गाइज इस वायर में बनाऊं तो कहां बनाऊंगा? ये आउटर सरफेस है, तो ज्यादातर करंट आउटर सरफेस में। और अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ बस इतना सा फ्लो है। तो सोचो बताओ यहां करंट जो है गाइज वो पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। आउटर से ज्यादा फ्लो हो रही है और अंदर से कम फ्लो हो रही है। तो गाइज स्किन इफेक्ट की वजह से करंट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो गाइज इसकी वजह से करंट का होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो गाइज बताएं करंट का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें अकर होता है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो? पूरे वायर में यूनिफॉर्मली फ्लो होनी चाहिए थी, जितना बाहर से उतना अंदर से, लेकिन होता ही नहीं है। कौन से इफेक्ट की वजह से सारा पंगा हो रहा है? स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट कहता है
कि मैं जब भी आऊंगा वहां पर ज्यादातर करंट सरफेस से फ्लो होने लगेगी। तो अब ये समझना होगा कि स्किन इफेक्ट आता कहाँ है ज्यादातर। तो पहले तो स्किन इफेक्ट के रिजल्ट क्या निकलेंगे वो बता रहा हूं, फिर इसका कारण बताऊंगा गाइस। तो ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, वेरी भी कर सकती है, और उसके वेरी होने का कारण है करंट का वेरी करना। यानी करंट का यूनिफॉर्म नहीं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म हो जाना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आउटर सरफेस से ज्यादा और इनर से कम फ्लो होना, और जब आउटर सरफेस यानी स्किन से ज्यादा फ्लो होने लगे तो उसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। गाइज, इस इफेक्ट की वजह से हमारे कंडक्टर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में ध्यान से सुने गाइज, लिसन वेरी केयरफुली। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, आपने एक वायर लिया, अब आपने बहुत सारे अंदर पतले पतले कंडक्टर डाले थे, वो सारे के सारे पतले पतले कंडक्टर फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए डाले, और दूसरा उन सबको कहा भाई सब करंट लेकर जाना, सबके सब सब। लेकिन अंदर वाले कई सारे वायर में से 2-4 कंडक्टर करंट लेके गए, बाकी को करंट ही नहीं मिली। बोलिए जी वो ऊपर वाले ले गए, सरफेस वाले वो उन्होंने फ्लो करवा दी, हमारा नंबर ही नहीं आया। अब मुझे बताओ हमने इतना मोटा वायर क्यों लिया था भाई, ताकि सब करंट कैरी करें। तो बताओ इस वक्त आपका क्या कंडक्टर का पूरा एरिया काम आ रहा है क्या? नहीं सर, ज्यादातर एरिया तो खाली पड़ा है, करंट ही नहीं है, ज्यादा करंट सिर्फ सरफेस पर है। तो गाइज मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जिसे हमने कहा इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव का मतलब वो एरिया कंडक्टर का जो काम आ रहा है, इफेक्टिव का मतलब जो यूज हो रहा है, काम आ रहा है। तो गाइज बताओ हमारा इफेक्टिव एरिया हमारे एक्चुअल एरिया से कम है कि ज्यादा है? तो बताओ एक्चुअल एरिया तो पूरा का पूरा है, बट इफेक्टिव एरिया यानी काम जो आ रहा है वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही आ रहा है। यानी हमारा एक्चुअली काम आने वाला यानी इफेक्टिव एरिया गाइस बहुत क्या हो गया है, बढ़ गया है कि बहुत घट गया है? बहुत घट गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता है, घट जाता है। अच्छा तो बात ऐसी है, हाँ जी ऐसी है। इफेक्टिव एरिया घट कैसे गया? इफेक्टिव एरिया का मतलब है जो एरिया काम आ रहा है वो क्या हो गया। तो सर ज्यादातर एरिया तो खाली पड़ा है, तो एक्चुअल एरिया तो हमारे पास बहुत सारा था, लेकिन उसमें से सिर्फ बाहर बाहर वाला एरिया काम आ रहा है, तो बहुत कम एरिया काम आ रहा है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, सिर्फ आउटर आउटर वाला काम आ रहा है, बहुत कम हो गया सर एरिया जो काम आ रहा है। अच्छा तो इसकी वजह से हमारे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? किस पर गए? रेजिस्टेंस पर। इसकी वजह से हमारे रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर। इफेक्टिव का मतलब एक्चुअल वाला रेजिस्टेंस की एक्चुअली काम आने वाला रेजिस्टेंस, काम आने वाला रेजिस्टेंस। तो गाइस काम आने वाला रेजिस्टेंस, तो देखो गाइस रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आप यहां से देख पा रहे हैं गाइस? रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर एरिया घटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। स्किन इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव एरिया तो घट जाता है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, इफेक्टिव एरिया और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एरिया तो आपके करंट को देखकर बताओगे, ज्यादातर करंट ऊपर से फ्लो हो रहा है, ज्यादातर एरिया खाली पड़ा है, बहुत कम एरिया जो काम आ रहा है, बहुत कम एरिया। बताओ एरिया जब बहुत कम होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो बताओ स्किन इफेक्ट की वजह से क्या फर्क पड़ता है ट्रांसमिशन लाइन में? सर ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का इफेक्टिव एरिया घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ना अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लाइन में उतने ज्यादा पावर का लॉस करवाता है। आप खुद ही देखो ये पावर लॉस का फॉर्मूला। बताओ अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर के लॉस भी क्या होंगे? ज्यादा, और लॉसेस होना अच्छी बात नहीं है। यानी स्किन इफेक्ट लाइन के लिए अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात। कौन सी बात? बुरी बात। बुरी बात है, क्योंकि स्किन इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेंगे, और लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी। तो बेटा बताओ रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या बढ़ते हैं? लॉसेस बढ़ते हैं। और बेटा बताओ इससे एफिशिएंसी क्या होती है? घट जाती है। बुरी बात, अच्छी बात? स्किन इफेक्ट बुरी बात। गाइज ये जो स्किन इफेक्ट होता है हमारा, ये किन बातों पर निर्भर करता है? तो गाइज ध्यान से सुने, स्किन इफेक्ट गाइज एक फॉर्मूला है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 मिनट। स्किन इफेक्ट
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अंडर रूट ऑफ, एक फॉर्मूला है गाइस हमारे पास, पाई एफ म्यू सिग्मा। ओहो, ये क्या है सर? ये क्या है? तो गाइस यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये तो स्किन इफेक्ट के 2 रिजल्ट हो गए। अब ये पढ़ते हैं स्किन इफेक्ट होता कहां पर है ज्यादा। तो गाइज उसे समझने के लिए आपको, पाई तो कांस्टेंट है सब जानते हैं, एफ क्या है? तो गाइज पहले भी लिखवाया है, कल भी लिखवाया था, एफ होती है फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया सर। स्किन इफेक्ट थिन वायर के बंडल्स में ही होता है या सिंगल लॉन्ग थिक वायर में भी होता है? बेटा सिंगल में भी होगा। वायर जितना मोटा होगा, मोटा, नेक्स्ट पॉइंट अभी वही आएगा, स्किन इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। वो स्टैंडर्ड और सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता, छोटे और मोटे पे निर्भर करता है। अभी आएगा, सबका बदला लेगा फैजल, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे भाई, सबका। देखो इधर, तो फ्रीक्वेंसी एफ है हमारी, म्यू क्या है? तो गाइस इसका नाम ध्यान रखना, ये कांस्टेंट होता है, परमीबिलिटी नाम से जाना जाता है। अब आपको तो तगड़ा नाम है, हमसे तो याद नहीं होगा, तो भाई मत कर, काम का भी नहीं है कोई ज्यादा। हमारे काम का तो फ्रीक्वेंसी है और ये सिग्मा है। सर ये सिग्मा क्या होता है? तो गाइज ये है हमारी कंडक्टिविटी। सर थोड़ी देर पहले आपने रजिस्टिविटी बताई थी। हाँ, ये उसका उल्टा है। थोड़ी देर पहले हमने रजिस्टिविटी बताई थी रो को। गाइज रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा सर? 1/रो, यानी रजिस्टिविटी का उल्टा। रजिस्टिविटी का उल्टा, समझ लो बेटा। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट क्या होता है? पढ़ता है। फ्रीक्वेंसी और स्किन इफेक्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, परमिबिलिटी बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, और रजिस्टिविटी बढ़ाने पर, हो क्या पूछ लिया सर? रजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। देखो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, और कंडक्टिविटी घटेगी तो स्किन इफेक्ट भी घटेगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? तो किसी को भी बढ़ाओ स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, बस रजिस्टिविटी को छोड़ के, क्योंकि रजिस्टिविटी को बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, और कंडक्टिविटी घटेगी तो स्किन इफेक्ट भी घटेगा। मुझे बताओ, क्या आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घट जाएगी, स्किन इफेक्ट भी घट जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। लास्ट पॉइंट है स्किन इफेक्ट का। स्किन इफेक्ट गाइस कंडक्टर के डायामीटर के, यहां थोड़ा सा इसको जगह बना के लिखना पड़ेगा। तो क्या बता रहा हूं गाइस, स्किन इफेक्ट से आखिरी क्वेश्चन है गाइस। स्किन इफेक्ट, डायामीटर तो समझते होंगे आप लोग, डायामीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया है। स्किन इफेक्ट कंडक्टर के डायामीटर के स्क्वायर के क्या होता है गाइस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये कैसे? गाइस मान लो किसी का डाया कम है, पतला सा वायर है, उसको बोला भाई करंट लेकर जानी है, और ध्यान रखना सरफेस सरफेस से लेके जाना। बोला पतला सा तो आदमी हूं, सरफेस ही नहीं है, कहां से लेके जाऊंगा? मैं तो अंदर से लेके जाऊंगा। तो पूरा कंडक्टर के अंदर तक करंट फ्लो होती है। पतला सा वायर है, सरफेस ही नहीं बेचारे के पास, पूरा अंदर तक करंट जा रही है। बताओ पूरे अंदर तक करंट जा रही है, यानी स्किन इफेक्ट है ही नहीं। स्किन इफेक्ट तो कहता है भाई करंट ज्यादा कहां से जानी चाहिए? ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। तो वायर एकदम पतला, हमने बोला भाई तेरा डाया बहुत कम है, तो बोला मैं अंदर से करंट को लेके जाऊं, मेरे पास स्किन इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी इसमें स्किन इफेक्ट बहुत कम होगा। तो बताओ जिसका डाया कम है उसमें स्किन इफेक्ट भी बहुत कम होगा। लेकिन जिसका डाया ज्यादा होता है, यानी जो वायर मोटा होगा, हमने बोला भाई तेरे स्किन से करंट को ले जा, भाई ले जा, बहुत स्किन है अपने पास, इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, सरफेस ही सरफेस है भाई, ऊपर से ले खूब सरफेस है। तो बताओ जब ऊपर ऊपर से करंट जाएगी मोटे वाले वायर में, तो ऊपर ऊपर से करंट जाए तो स्किन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा।
तो गाइज वायर जितना डाया ज्यादा होगा यानी मोटा जितना ज्यादा होगा, स्किन इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसमें ऊपर ऊपर से करंट जाती है। और वो सॉलिड और स्टैंडर्ड पर निर्भर नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि वायर का साइज कितना है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और स्क्वायर के हिसाब से बढ़ती है। डाया 2 गुना बढ़ाओगे, स्किन इफेक्ट 4 गुना बढ़ेगा। डाया 3 गुना बढ़ाओगे, वो 9 गुना बढ़ेगा। तो स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन है। गाइस दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस स्किन इफेक्ट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके डन कर सकते हो। तो गाइस ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का पहला पैरामीटर रेजिस्टेंस आज हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके गाइस 2 फॉर्मूला है, एक कांस्टेंट वाला और एक वेरिएबल वाला। कांस्टेंट वाले तो सीधे फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएबल वाले में गाइस स्किन इफेक्ट की वजह से करंट चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। सर कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है कि बढ़ जाता है? तो गाइस स्किन इफेक्ट की वजह से एरिया घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। स्किन इफेक्ट गाइस कैसे आप कम या ज्यादा कर सकते हो? तो फ्रीक्वेंसी, परमिबिलिटी और कंडक्टिविटी के हिसाब से मैंने रिलेशन लिखाया है और कंडक्टर के डायमीटर के हिसाब से भी लिखाया है। क्लियर है गाइस? स्किन इफेक्ट बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा या घटेगा? बेटा बढ़ेगा ना। देखो ना, स्किन इफेक्ट जितना ज्यादा आता है एरिया को उतना ज्यादा कम करता है और रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो हम क्या चाहते हैं, रेजिस्टेंस बढ़े क्या? नहीं, क्योंकि स्किन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा वो, और लॉसेस भी उतने ज्यादा होंगे और एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी लाइन की। तो हम लोग एफिशिएंसी, स्किन इफेक्ट को हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? कब खत्म होगा डबल ई सब्जेक्ट? आएगा बेटा, वो दिन भी आएगा, है ना? आएगा, सब दिन आएंगे। आज के स्क्रीनशॉट ले लें गाइस, दोबारा से दिलवा रहा हूं, ये कल की और आज की स्टार्टिंग के आधे घंटे 2 घंटे की क्लास का कंक्लूजन था। किसी का रह गया हो तो लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 डन डन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। 1 2 3 क्लियर क्लियर। सर जी वायर में बोल लगे होते हैं 3-4 वायर में थोड़े थोड़े गैप में, वो क्या होता है? सब ज्ञान देंगे बेटा राहुल, सब यही ले लेना तुम्हें ना। अब पीएचडी मत करो यहाँ साला रजिस्टिविटी समझ में नहीं आती तुम लोगों को। बोल लगी होती है। कल से वायर मत ले आना फोटो खींच के। सर मैंने वहां पर वो भी देखी थी, वो गोल गोल चीज लगी थी एक, और मैंने देखा था सर वहां इंसुलेटर के नाम पे वो भूरी भूरी चीज लगी थी। कुछ नहीं देखना है, ये देखना है जो क्लास में चल रहा है। दादा गुरु बाहर औंधी सौंधी चीजें देख देख के नाम उठा उठा के लाओ। पीएलसी होते हैं वो, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए, गुलाबी कलर की बॉल्स होती हैं। डन गाइस? ओके, तो गाइस मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पेज मुकेश का रहेगा। अच्छा लो बेटा, ये लो बेटा। ठीक है, 1 2 3 क्लियर क्लियर। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं गाइस, सेम टाइमिंग 1:30 बजे। ओके गाइस, थैंक यू।